आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना हमें भेजी है अलवर के रहने वाले दीपक शर्मा जी ने। दीपक शर्मा जी बताते हैं कि मैं अखबार बांटने का काम करता हूं। एक दिन मेरा साथी विनोद, जो दूसरे गांव में अखबार देता था, उसे किसी ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। उसने मुझे बोला कि जिन गांव में मैं अखबार बांटता हूं, आज तुम मेरी जगह अखबार दे आना। मुझे पता था कि विनोद को छुट्टी की ज़रूरत है, इसलिए मैंने हाँ बोल दी। अगली सुबह से जल्दी अखबार लाने के लिए स्टोर पहुंचना पड़ा। स्टोर से अखबार लेकर मैंने सोचा कि पहले विनोद के एरिया में अखबार दे आता हूँ। सर्दियों की सुबह थी, करीब सुबह के 4 बजे का टाइम था। कोहरा भी कुछ ज़्यादा ही था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से कड़ाके की सर्दी थी। मैंने कई गांव से होकर अगले गांव उदयपुर पहुंचना था, लेकिन गांव से पहले ही फाटक के पास मेरा स्कूटर खराब हो गया। मैंने स्कूटर को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ। आखिर मैं स्कूटर को खींचकर गांव की ओर ले गया। कोहरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ठंड की वजह से सड़क पर और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सड़क के किनारे झाड़ियाँ थी। हवा का झोंका आता था तो झाड़ियों से अजीब डरावनी सी आवाज़ आती थी। मैं हौसला कर अपने फ़ोन की टॉर्च से गांव की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते फाटक के पास पहुंचा तो फाटक के पास बने कमरे के बाहर एक बल्ब जगता हुआ दिखाई दिया। मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने मदद के लिए उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। सड़क पर इतनी सुनसान फैली हुई थी कि दरवाजे के खटखटाने से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर मैंने वहां से जाना ही बेहतर समझा। मैं स्कूटर को खींचकर गांव की ओर जा रहा था। मैं अभी फाटक से थोड़ी ही आगे गया था कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई रो रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। किसी आदमी की भारी सी आवाज़ थी जो झाड़ियों से आ रही थी। मैं स्कूटर को घसीटता हुआ जल्दी जल्दी झाड़ियों के पास जाने लगा। जैसे जैसे झाड़ियों के पास मैं जा रहा था, मुझे आवाज़ और भी साफ सुनाई दे रही थी। कोई जोर जोर से चीख रहा था, बेटी मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मेरी वजह से तुम्हारी मौत हुई है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। फिर अचानक आवाज़ आनी बंद हो गई। सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया। मैं डर गया। सड़क पर अकेला मैं ही था, ना कोई मेरे पीछे ना आगे, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं डरता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था कि मैं देख सकूं ये आवाज़ किसकी है। फिर मैं एक कमरे के नज़दीक पहुंचा जो झाड़ियों के बिल्कुल बीच बना हुआ था। वहां पर कोई लाइट नहीं थी, इसीलिए मैं अपने फ़ोन से आसपास देखने लगा। उस कमरे के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। ये जगह बहुत भयानक लग रही थी। मैंने फ़ोन की टॉर्च से आसपास देखा। मैं फ़ोन की टॉर्च से आसपास देख ही रहा था कि मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। एकदम मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा कि पीपल के पेड़ पर रस्सी से एक आदमी लटक रहा है। उसके बालों से चेहरा ढका हुआ है। उसके हाथ और पैर तेज तेज हिल रहे थे। जिस पीपल की डाली पर वह लटका हुआ था, उसके पत्ते खड़खड़ की आवाज़ कर रहे थे। मैं स्कूटर और मोबाइल वहीं फेंक कर
खेतों के रास्ते गांव की तरफ भागा। भागते हुए मेरे डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आँख खुली तो मैं खाट पर लेटा हुआ था और मेरे आसपास 15-16 आदमी खड़े थे और मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि पीपल के पेड़ के नज़दीक एक आदमी ने खुदकुशी कर ली है, फांसी लगाकर। उस आदमी को बचाओ। मैं लगातार बोल रहा था। फिर एक आदमी बोला, मुखिया जी, लगता है इसने भी रामू का भूत देख लिया है। फिर सरपंच ने मुझसे पूछा कि उस आदमी ने सलेटी कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था क्या? मैंने बोला हाँ। सरपंच बोला, बेटा, उस पीपल के पेड़ के नीचे आज से 6 साल पहले रामू नाम के एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उसने अपनी लड़की का रिश्ता अपनी लड़की की मर्जी के खिलाफ एक शराबी से कर दिया था। फिर उस शराबी ने शादी के थोड़े दिन बाद ही अपनी बीबी की हत्या कर दी। रामू इस कत्ल का जिम्मेदार अपने आप को समझ रहा था। उसने जब से फंदा लगाकर आत्महत्या की है, तब से कई गांव वाले लोगों को उसकी आत्मा उस पीपल के पेड़ के नज़दीक रोते हुए दिखी है। रामू की आत्मा आज भी उस पीपल के पेड़ के नज़दीक घूमती रहती है। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर उस गांव की पंचायत ने मुझे घर तक पहुंचाया और मेरा स्कूटर और मोबाइल ठीक करवाया। मैंने इस पूरी घटना की जानकारी अपने परिवार वालों को बताई। उस दिन के बाद मैंने अखबार बांटने का काम बंद कर दिया। आज इस घटना को पूरे 25 साल हो गए, लेकिन जब भी मुझे वह मंजर याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।